देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। हमने आपसे वादा किया है कि चुनाव से जुड़ी हर खबर हम पूरे 400 दिनों तक आपको दिखाएंगे। हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं और आज उसी कड़ी का 363वां दिन है। ऐसे में हर पार्टी ने अपना सियासी शंखनाद शुरू कर दिया है, जिसे लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। और सबसे पहले बात नॉर्थ ईस्ट की करते हैं, क्योंकि 2024 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। त्रिपुरा में मतदान हो चुके हैं, लेकिन नागालैंड और मेघालय में 27 मार्च को वोट डाले जाने 27 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मिशन की शुरुआत की तो कांग्रेस पर हमलों की बौछार कर दी। कांग्रेस की आपत्तिजनक टिप्पणियों का जिक्र किया तो वहीं कल लगे नारों को लेकर भी जमकर जोरदार पलटवार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। नॉर्थ ईस्ट की जमीन पर प्रधानमंत्री सियासी मैदान पर उतरे तो सबसे पहले कांग्रेस को उस मुद्दे पर चोट की जिसने एक दिन पहले देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं वो आजकल माला जपते हैं, माला। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। कांग्रेस पहले ही प्रधानमंत्री पर दी गई पवन खेड़ा की बयानबाजी पर बैकफुट पर थी, लेकिन पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला तो यहां भी वो भाषा की मर्यादा भूल गए। कल एयरपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक नारेबाजी करने लगे। फिर क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी लाइन से अपने नॉर्थ ईस्ट के दौरे का सियासी आगाज किया। मेघालय में हुई 2 रैलियों में बिना नाम लिए कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। इतने निराश हो गए हैं कि उनको लग रहा है जब तक ये मोदी जिंदा है उन लोगों का मेल बैठने वाला नहीं है। मोदी जिंदा है तब तक देश का आशीर्वाद उसको मिलने ही वाला है और इसके कारण उनकी नींद हराम हो गई है। चुनाव प्रचार में पीएम मोदी पवन खेड़ा की टिप्पणी को कांग्रेस पर हमले का हथियार बना रहे थे, तो रायपुर में बैठे कांग्रेसी भी इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। पवन खेड़ा जी को शाम तक जो इंटरिम बेल मिली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि देखिए ये जो बीजेपी है और हमारे ओपोनेंट्स है ये बौखलाए हुए हैं। हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा की सक्सेस स्टोरी है उसको देखते हुए, राहुल गांधी जी की जो स्पीच हुई लोकसभा के अंदर उसको देखते हुए, और उनका कहना कि सरकार पूरे हथकंडे अपना रही है। उन्होंने बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगाया है, केंद्र सरकार पर एलिगेशन लगाया है कि हमारी प्लीनरी सेशन को किस तरह से खराब किया जाए, विखंडे डाले जाए। ऐसी नारेबाजी को पीएम मोदी कांग्रेसी नेताओं की निराशा का नतीजा बता रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए पिछली सरकारों की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए, नागालैंड के लिए कांग्रेस उसके पार्टनर्स की पॉलिसी रही है वोट पाओ और भूल जाओ। कांग्रेस के दिल्ली के नेता नागालैंड की तरफ देखते तक नहीं है। नागालैंड की स्टेबिलिटी
और नागालैंड की प्रॉस्पेरिटी को कभी भी महत्व नहीं दिया। पीएम मोदी का आरोप है कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट का इस्तेमाल एटीएम की तरह किया। कई साल तक इस राज्य के विकास पर ध्यान नहीं दिया। पीएम मोदी कांग्रेसी नेताओं की भाषा पर सवाल उठा रहे हैं, तो कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा पर कार्रवाई को तानाशाही भरा कदम बता रहे हैं। ये मोदी जी हमारे लोकतंत्र पे डाका डाल रहे हैं। ये डकायत की सरकार चल रहे हैं, जहां हमें बोलने के अधिकार छीना जाता है, और इससे मुकाबला हम करेंगे, रास्ते पे उतार के करेंगे। लगता है देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तानाशाही है। ज्यादा बेहतर होगा कि भारत सरकार कानून बना दे कि कोई भी राजनीतिक दल स्पोक्स पर्सन नहीं रखेगा, कोई बयान नहीं देगा, प्रधानमंत्री और भारत सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, और अकेला भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट में अभी 2 राज्यों में चुनाव प्रचार चल रहा है। कई राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने। साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले बयानों का दौर और तल्ख होगा। ऐसी बयानबाजियों को लेकर दोनों ओर से जोरदार हमला होगा। आज तक ब्यूरो। तो पीएम पर दिए गए बयान पर कांग्रेस बैकफुट पर है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती। उधर कांग्रेस अब आगे की रणनीति पर काम कर रही है, मंथन कर रही है, जिसे लेकर रायपुर में कांग्रेस का 3 दिनों का अधिवेशन भी जारी है, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति से लेकर 2024 की लड़ाई का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। महाधिवेशन के मंथन का सार 3 दिन बाद बैठक पूरी होने पर सामने आएगा, लेकिन इस दौरान कांग्रेसी नेताओं की हर चर्चा, हर बातचीत में 2024 के चुनाव का मुद्दा छाया रहेगा। क्या रायपुर में हो रही कांग्रेस की इस बैठक से विपक्षी एकता, पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर कोई निष्कर्ष सामने आएगा? क्योंकि बैठक की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस ने तमाम विपक्षी दलों से साथ आने की अपील की है, मोदी के विरोध में खुलकर सामने आने की दलील दी है। कोई गठबंधन बनता है, उस गठबंधन के सभी पार्टियों को हमारे प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठानी है। सभी पार्टियों को स्पष्ट तरीके से, बिना डर के, बिना खिसखिसा के, बिना कोई समझौता के, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता के दावों और प्रयासों के बीच जयराम रमेश का ये बयान बेहद अहम है, क्योंकि इस बयान में मोदी के खिलाफ एकजुटता का नारा है, साथ ही कुछ विपक्षी दलों की ओर से तंज भरा इशारा है। क्योंकि टीएमसी जैसे दल बतौर पीएम उम्मीदवार ममता बनर्जी के नाम की वकालत कर रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता ममता को पीएम मटेरियल बता रहे हैं। मैं आज ये भी कह सकता हूं कि ममता बनर्जी ट्राइड, टेस्टेड और सक्सेसफुल है, जमीन से जुड़ी हुई हैं, इतनी सचेत, इतनी जागरूक, इतनी दमदार, इतनी जानदार नेता या नेत्री हमारे बीच में। तो मैं उसी आधार पे कह सकता हूं इस चुनाव में 2024 में कम से कम सबसे बड़ी गेम चेंजर बनकर कोई सामने आएंगी तो हमारी ममता बनर्जी। सिर्फ टीएमसी ही नहीं, नीतीश कुमार से लेकर केसीआर तक विपक्षी एकता के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। नीतीश कुमार को कांग्रेस की अगुवाई का इंतजार है। हम तो जाके दोनों को कह ही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं, नहीं तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। कांग्रेस के इस अधिवेशन से आने वाली राजनीति का रास्ता तय होगा। साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि विपक्षी एकता के नाम पर पार्टी किसके साथ जाएगी, किसके साथ चुनाव में कदम बढ़ाएगी और किससे दूरी बनाएगी। राहुल की पीएम उम्मीदवारी को लेकर अभी पार्टी के नेता खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं।
लेकिन कांग्रेस के इस अधिवेशन को बीजेपी सरकार की वापसी का काउंटडाउन बता रहे हैं। इस अधिवेशन से एक नया संदेश जाएगा पूरे कांग्रेसजनों के अंदर, और रायपुर से एआईसीसी का अधिवेशन देश की राजनीति में एक अहम जगह रखता है। यहाँ पर जो प्रस्ताव पारित होंगे, जो संदेश जाएगा, उसको कांग्रेस के जन जन तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे, और 24 के लिए एनडीए की सरकार का जो रिवर्स काउंटडाउन है वो यहाँ से चालू होगा। हालांकि अधिवेशन में हर ओर से राहुल गांधी के पोस्टर छाए हुए हैं, जगह जगह उनके संदेश का कटआउट लगाया गया है। इसे ही 2024 की चुनावी लड़ाई का असल संदेश बताया गया है। बड़े बड़े कटआउट्स आपको दिख रहे हैं, सब स्वागत कर रहे हैं, लेकिन एक जो संदेश वाला पोस्टर दिखेगा वो यही है जिसमें लिखा हुआ है नफरत के माहौल में प्यार का पैगाम। कांग्रेस का जो महाधिवेशन है उसमें स्वागत करते हुए, लेकिन ये जो पोस्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है हाथ से हाथ जोड़ो, और उसमें उनका जो संदेश है, जो पूरा का पूरा टैगलाइन है इस पूरे अधिवेशन का, जो थीम जिसको कहा जाए वो है हाथ से हाथ जोड़ो। हाथ कांग्रेस पार्टी का सिंबल है, वो लोगों को रीच आउट कर रहा है कि हाथ के साथ अपना हाथ जोड़िए, आइए हमारे साथ जुड़िए। हालांकि बीजेपी विपक्षी एकता के दावों पर लगातार हमला बोलती रही है। 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलती रही है, और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। कांग्रेस के सामने 2024 का चुनाव बड़ी चुनौती है। उससे पहले एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे अहम राज्यों के चुनाव हैं। इस अधिवेशन से इन राज्यों के चुनाव की रूपरेखा तय होगी। विपक्षी एकता की संभावनाओं को गति मिलेगी। रायपुर से सुप्रिया भारद्वाज और सुमी राजप्पन के साथ आज तक ब्यूरो।